करेंगे करंट अफेयर्स में भी। तो बिल्कुल सारे लोग तैयार हो जाएं। और आज से हम लोग शुरू करेंगे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स इस मोड में हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चनायर नहीं, क्वेश्चनायर बीच बीच में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। पूरा फुल न्यूज़ हम लोग देखेंगे और फुल न्यूज़ में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं यूपी पीसीएस प्री में करंट अफेयर से। एक तो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, तो सीधे क्वेश्चंस में तो आप लोग बहुत महारत हासिल किए हुए हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट वाइज पूछते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज में आपको पूरा न्यूज़ जानने का, जब तक आप पूरा न्यूज़ नहीं जान पाएंगे तब तक उस तरह के प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो पूरे न्यूज़ को जानने के लिए हमें फिर उस हिसाब से न्यूज़ के बारे में जानना होगा। जैसे आज का पहला न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि जो इन्होंने उद्घाटन किया है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का, तो उसका मेन फोकस क्या था और कौन कौन लोग वहाँ उपस्थित थे। तो डेनमार्क के परिवहन मंत्री बेनी एंगलब्रेच थे। कौन से दो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? गुजरात और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री कौन उपस्थित थे? धर्मेंद्र प्रधान थे और मनसुख मंडाविया भी इस समय मैरीटाइम इंडिया समिट के समय, उद्घाटन के समय उपस्थित थे। अब यहाँ पर अगर सीधे क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछ लेगा कि मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन हुआ था, तो किस देश के परिवहन मंत्री वहाँ उपस्थित थे? ये क्वेश्चन हो गया। कितने राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ उपस्थित थे? ये प्रश्न हो गया। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेटमेंट वाइज के हिसाब से, तो इसमें स्टेटमेंट बनेगा। तो आइए जानते हैं कि मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं थीं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की विकास की गति हमें बढ़ानी है और साथ ही साथ उन्होंने समुद्री विकास के ऊपर भी ध्यान देने की बात कही है और कहा है कि जो हमारा देश है वो समुद्री क्षेत्र की प्रगति के लिए बहुत ही गंभीर है। इन्होंने ब्लू इकोनॉमी की तरफ संकेत दिया है और साथ ही साथ जो है सुधार यात्रा को बढ़ावा देना, भारत का आत्मनिर्भर जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की भी बात इन्होंने इस मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में की है। इन्होंने बंदरगाहों को उन्नतशील बनाने के लिए भी बात करी है और कहा है कि जो क्षमता 2014 में 870 मिलियन टन थी उसे बढ़ा के 1550 मिलियन टन कर दिया गया है। तो बंदरगाहों की उन्नति और विकास के लिए भी इन्होंने मैरीटाइम इंडिया समिट में अपनी बात रखी है। यहाँ पर उन्होंने ये इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भारतीय बंदरगाह यानी डॉकयार्ड से डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री और साथ ही साथ पीसीएस यानी कि उन्नत पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम जैसे उपाय किए जाएंगे। ये इसलिए किए जाएंगे ताकि डेटा का जो आवागमन हो वो बहुत ही आसान हो। बंदरगाह से सामान ले जाना, सामान उस पर ले आना, इसमें जो प्रतीक्षा समय था उसको कम कर दिया गया है। दो द्वीपों की इन्होंने बात की, बधावन पारादीप और कांडला में दीनदयाल बंदरगाह द्वीप। यहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो है मेगा बंदरगाहों को विकसित किया जाएगा, यानी सबसे बेहतरीन व्यवस्था इन जगहों पे की जाएगी। ठीक है, लक्ष्य को इन्होंने 2030 तक प्राप्त करने की बात की है और 23 जलमार्ग को और चालू करेंगे और ये 23 जलमार्ग जो है 2030 तक चालू हो जाएंगे। इन्होंने बताया कि जो 189 प्रकाश स्तंभ हैं समुद्र के विशाल तट पर, उन्होंने कहा कि 78 प्रकाश स्तंभ जो हैं वहाँ पर भूमि पर पर्यटन विकसित करने का एक कार्यक्रम होगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि कोच्चि, मुंबई, गुजरात और गोवा जैसे प्रमुख राज्य और शहरों में शहरी जल परिवहन प्रणाली शुरू किए जाएंगे। यानी अब जो है समुद्री जो है समय इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा आने वाला है
और हम उन जगहों पर वैसा काम करने के लिए तत्काल हम योजना बना रहे हैं। इन्होंने इस सिस्टम के तहत ये भी बताया है कि जो हमारे डॉकयार्ड हैं वो नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का नया नाम पाएंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 400 निवेश योग्य परियोजनाओं की सूची तैयार करके उसमें $31 बिलियन की निवेश की जो क्षमता है उसे सामने लाएंगे। इन्होंने कहा है कि ये जो हमारा विजन है, मैरीटाइम इंडिया विजन, वो 2030 तक का है और 2030 तक में हम इन सारी चीज़ों को अचीव कर लेंगे। इन्होंने मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर की भी शुरुआत की, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस जो है समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव की क्षमता, सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की एक सूचना प्रणाली है जिसमें ये बेहतर तरीके से काम करेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो 2016 में एक प्रोग्राम चालू हुआ था सागरमाला परियोजना, उसमें जो योजना लागू की गई थी उसे अब बढ़ाया जाएगा और 2015 से 2035 तक 574 से अधिक परियोजनाओं को लाए जाने के विचार में है। 2022 तक जहाज़ों की मरम्मत के लिए तटों को विकसित किया जाना है, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट के सृजन करना है जिसमें जो है घरेलू जहाज की रिसाइकलिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिम्स्टेक IOR देशों के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों का भी भारत जो है बहुत ज़बरदस्त से ध्यान दे रहा है और 2026 तक जो बुनियादी ढांचा है, सुविधाजनक आपसी समझौता है, निवेश है, उन सारी चीज़ों को हम बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो मैरीटाइम समिट है ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की गई है और इसमें बहुत सारे निवेश और बहुत सारी योजनाओं को 2030 तक उद्घाटित किए जाने और विकसित करने की बात की गई है। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की, और दूसरा न्यूज़ है कि डेजर्ट फ्लैग छठा में भारतीय वायुसेना अपनी भागीदारी कर रहा है। ये युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग क्या है? डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना की मेजबानी में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय और बड़ा युद्ध अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास में किसी देश का शामिल होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं? भारतीय वायुसेना शामिल हो रही है, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेनाओं के साथ डेजर्ट फ्लैग 6 हो रहा है और इसमें भारतीय वायुसेना जो है ये पहली बार भाग ले रही है। ये प्रोग्राम संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा एयरबेस पे होगा और 3 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक का ये प्रोग्राम है। भारत की तरफ से जो वायुसेना शामिल हो रही है उसमें 6 सुखोई 30 विमान शामिल होंगे, MKI विमान, 2 C-17 और 1 IL-78 टैंकर भाग ले रहे हैं। C-17 ग्लोब मास्टर जो है भारतीय वायुसेना के दल को लाने ले जाने के लिए सहायता देगा। इसमें सुखोई 30 MKI विमान लंबी दूरी की उड़ान भरेगा जो भारत से सीधे अभ्यास क्षेत्र में जाएगा और रास्ते में इसकी मदद करेगा IL-78 टैंकर्स जो उसमें ईंधन भरेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अभ्यास हो जाएगा। इस युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग का मेन मोटो क्या होगा? इसमें मेन मोटो जो रखा गया है वो रखा गया है कि वातावरण में हवाई युद्ध अभियान की परिस्थितियां बना करके प्रशिक्षण देना और साथ ही साथ अगर वैसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है तो सामरिक एक्सपोजर क्या होगा उसका ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ अगर कई सेनाएं मिलकर के अगर युद्ध लड़ रही हैं तो पारस्परिक आदान प्रदान कैसे होगा, सामरिक क्षमता कैसे बढ़ेगी, इन सब पर भी बिल्कुल
बेहतरीन तरीके का अभ्यास किया जाएगा। अगले न्यूज़ पर आते हैं। वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने CIC का पद संभाल लिया है। CIC यानी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ टू चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। ये PVSM, AVSM और BSM जैसे पदक प्राप्त कर चुके हैं। इनकी इस नियुक्ति के बाद एडमिरल अतुल कुमार जैन ने युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ पूर्वी नौसेना कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में भी कार्यभार संभाला है और इसके पहले दिल्ली में IEDS मुख्यालय में इंटीग्रेटेड स्टाफ के उप प्रमुख रहे हैं। विशिष्ट सेवा के लिए इन्हें 2009 में विशिष्ट सेवा पदक, 2015 में अति विशिष्ट सेवा पदक और 2020 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अब जो लोग, चाहे वो छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर सीधे प्रश्न जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि हाल ही में CIC का पदभार किसने संभाला है, ये मिल सकता है। स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें जो है अतुल कुमार जैन जी का जो भी कैरियर रहा है उसको अलग अलग स्टेटमेंट में दे करके और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट जो है किसी दूसरे स्टेटमेंट को सही व्याख्या कर रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। अगले बार से हम जो भी न्यूज़ बनाएंगे उसके साथ साथ हम इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी डाल देंगे उसमें, ताकि आपको वो न्यूज़ समझने में मदद हो कि जैसे जो न्यूज़ हमने आज पढ़ाया है उसको आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। अभी तो हम आप आज पहला दिन है, ओरली हम आपको बता दे रहे हैं कि इस तरह से न्यूज़ यहाँ पे पूछा जा सकता है, लेकिन कल से साथ ही साथ क्वेश्चन भी आपको बना करके दिया जाएगा। अगला जो बड़ा न्यूज़ है वो है कि ड्यूटी के दौरान जो भी सैन्यकर्मी अपनी जान गंवा देते हैं उनके परिवारों को सहारा देने के लिए एक संस्था काम करती है, उसे श्रीमती वीणा नैयर के द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके एक अच्छी खासी रकम दी गई है जिससे उन परिवारों का गुजारा हो सके और उन्हें बेहतर जीवन दिया जा सके। तो ये जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। भारतीय नौसेना पूर्व सैनिक निदेशालय DIAV और पूर्व नौसेना उपप्रमुख दिवंगत वाइस एडमिरल KK नैयर की पत्नी श्रीमती वीणा नैयर ने सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए की शपथ के प्रावधान वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो चेक देख रहे हैं ये 2 करोड़ रुपए के समझौता वाला ज्ञापन पर हस्ताक्षर है। इन्होंने तीनों अंगों को 2 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया है, जिसे नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, सेना प्रमुख जनरल M नरवणे, एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन एयर मार्शल VPS राणा ने इसे प्राप्त किया है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या होगा कि ड्यूटी के दौरान प्राण गंवाने वाले सैन्य कर्मियों के निकटतम परिजनों के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सुगम बनाना है, जिसमें जो भी व्यक्ति जो सैन्य कर्मी है प्राण गंवा देता है उनके बच्चों और विधवाओं के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति देना, कंप्यूटर अनुदान देना, विधवाओं की उच्च शिक्षा के लिए अनुदान देना, विधवाओं तथा ऐसे सैनिकों की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान देना भी शामिल है। भारतीय सेना पूर्व प्रमुख सैनिक निदेशालय यानी DIAV के लिए ये 2 करोड़ का जो चेक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे बहुत सारे लोगों का कल्याण होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वीणा नैयर की इस योगदान के लिए लगभग 1 लाख से अधिक बलिदानी सैनिकों के विधवाओं और बच्चों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिलेगी। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले जो सैन्यकर्मी और परिवारों का पुनर्वास और कल्याण की देखभाल करता है
उसे कहा गया है DIAV यानी भारतीय सेना पूर्व सैनिक निदेशालय। भारतीय सेना पूर्व सैनिक निदेशालय अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है और पिछले 20 वर्षों में लगभग 76,000 लाभार्थियों को तकरीबन 86 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी को इस तरह का अनुदान देना और परिवार का पुनर्वास और कल्याणकारी योजनाओं में इस पैसे को लगाना। तो आज थे ये 3 प्रमुख न्यूज़ जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, समझने हैं। हमने आपको सारी संभावनाएं बता दी कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कल के सेशन से हम लोग न्यूज़ के साथ साथ क्वेश्चन भी देखेंगे कि आज हमने जो न्यूज़ पढ़ा है उस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अब जैसे इस वाली न्यूज़ पर देखें तो क्वेश्चन सीधे बनेगा कि 2 करोड़ का जो MOU पे हस्ताक्षर किया गया है वो हस्ताक्षर किसका हुआ है, यानी किसने 2 करोड़ रुपए दिया है, किस संस्था को दिया गया है, तो DIAV को दिया गया है। DIAV पिछले 20 वर्षों में कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया है लोगों को, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। DIAV किस तरीके से काम करता है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जब ये MOU हस्ताक्षर किया जा रहा था तो उस समय कौन कौन लोग वहाँ पे उपस्थित थे, तो यहाँ पर ये जो है अंडरलाइन हम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतने तरह के आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। किस योजना के लिए दिया गया, ठीक है, तो ये भी आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह से इस न्यूज़ को देखें तो CIC का जो पदभार है वो किसने संभाला है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। साथ ही साथ जो है इसके पहले ये कहाँ थे और इन्होंने कितने वर्ष की इन्होंने अपनी कैरियर को देखा है नौसेना के क्षेत्र में, इन्हें कौन कौन सा पदक मिला है और कब मिला है, इस पर भी आपके प्रश्न मिल सकते हैं। इसके साथ अगर और देखें तो युद्धाभ्यास में हमने इसे अलग अलग कलर से आपको बता दिया है कि इतने तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जो कि 1 लाइनर हो सकते हैं। तो 1 लाइनर क्वेश्चन के लिए इस तरह का न्यूज़ जो है इम्पॉर्टेंट तो है ही है। साथ ही साथ जो आपको सोचना है, जो देखना है वो है कि जब स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बनेंगे तब हम कैसे उसको करेंगे। तो स्टेटमेंट के रूप में सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको पता होना चाहिए और तभी आप उस तरह के प्रश्नों को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो कल का इंतज़ार करिए। कल सुबह 8:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे और देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं और कल कौन कौन से अच्छे न्यूज़ होंगे जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनकी बेहतर तैयारी हो सके। और ये जो तैयारी है इसका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं तो और लोगों को भी बताइए ताकि वो भी आकर के इसके साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकें। बेसिकली यह हिंदी मीडियम वालों के लिए है। हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र हैं जो अपने आप को दिक्कत में देखते हैं कि भाई हम कैसे तैयारी करें, क्या हो सकता है, हमारे लिए कौन सी बेस्ट कोचिंग हो सकती है, तो वो सारा गाइडेंस आपको यहाँ पर मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं सुबह 8:30 बजे।